नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इंडोनेशिया की कोयला खदान में धमाका हुआ है। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोगों की जान बचाई गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो इंडोनेशिया के कोयला खदान में धमाका हुआ है, जिसके चलते 10 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राहत बचाव कार्य जारी है और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। तो मौके पर अभी राहत बचाव कार्य जारी है। इंडोनेशिया की कोयला खदान में यह धमाका हुआ है और 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। हादसे में 4 लोगों की जान बचाई गई है। अभी राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोयला खदान है, यहां पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी लगातार जो टीमें हैं, राहत बचाव कार्य दल है, यहां पर मौजूद है। 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पुतिन। सितंबर 2023 में दिल्ली आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। रूसी प्रतिनिधि स्वेतलाना लुकाश ने ये जानकारी दी है। G20 शेर्पा बैठक के दौरान दी जानकारी। दिसंबर 2023 में दिल्ली आ सकते हैं रूसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पुतिन। हालांकि अब तक पुतिन ने कई बैठकों से दूरी बनाई है। इससे पहले भी जब बैठकें हुई तो उनसे पुतिन दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो किसी भी कीमत पर अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कुछ कहना नहीं चाहते। और यही वजह है कि उन्होंने तमाम जो मीटिंग है, तमाम जो बैठकें हैं, उनसे दूरी बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल हो सकते हैं। सितंबर 2023 में दिल्ली आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेजबानी भारत करेगा G20 की और पुतिन का आना ऐसे वक्त में बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। श्रीलंका में प्रदूषण की वजह से स्कूल अभी बंद हैं। कई शहरों में हवा की खराब गुणवत्ता से धुंध छाई हुई है। चक्रवाती तूफान मैंडूस का प्रभाव दिख रहा है। श्रीलंका के पर्यावरण सचिव का बयान सामने आया है। भारत की ओर से बढ़ रहा है प्रदूषण। श्रीलंका का कहना है कि स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभाला जाए। तो सीधे तौर पर श्रीलंका ने भारत पर ठीकरा फोड़ दिया है प्रदूषण को लेकर। उसने कहा है कि भारत की वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका का कहना है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभाला जाए। श्रीलंका में प्रदूषण की वजह से स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में हवा की खराब गुणवत्ता है और हर जगह धुंध ही धुंध है। हालांकि श्रीलंका का यह कहना है कि भारत की वजह से यह असर श्रीलंका में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भारत में प्रदूषण का लेवल खराब हो रहा है, उसका असर श्रीलंका पर नजर आ रहा है और इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभाला जाए, ये श्रीलंका ने कहा है। तो वहीं WTO ने 2018 के आयात करों को रद्द कर दिया है। अमेरिका के लगाए करों को खारिज किया गया है। विदेशी स्टील और एल्यूमीनियम पर कर लगाए गए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे कर। वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद अब इन करों को हटा दिया गया है। जो टैक्स लगाए जा रहे थे स्टील और एल्यूमीनियम पर, विदेशी स्टील और एल्यूमीनियम पर, इन पे से ये टैक्स हटा दिए गए हैं। वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए अब इसको वापस लिया गया है। तो विदेशी स्टील और एल्यूमीनियम पर ये कर लगाए गए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैक्स लगाए थे। वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया गया था।
तूफानों की वजह से संतरे की खेती को नुकसान हुआ है। फ्लोरिडा में इस सीजन संतरे की खेती को नुकसान हुआ है। 36% कम उत्पादन होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लगातार 2 तूफानों की वजह से नुकसान हुआ है। किसानों को तूफानों से नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। संतरे की खेती पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसको देखते हुए 36% तक कम उत्पादन होने का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार 2 तूफानों का सामना किया है फ्लोरिडा ने और 2 तूफानों की वजह से ही ये सिलसिला अभी जारी है। किसानों को तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से संतरे की खेती को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फ्लोरिडा की बात करें तो इस सीजन संतरे की खेती को नुकसान हुआ है। और रुक करेंगे एक और खास खबर की ओर। जापानी अरबपति 8 लोगों को चांद की सैर कराएंगे। यासाकू माएजावा ने चालक दल के सदस्यों की घोषणा कर दी है। भारतीय अभिनेता देव जोशी को भी चुना गया है। कोरियाई पॉप स्टार टीओपी को भी इसमें शामिल किया गया है। एलन मस्क के स्पेस एक्स से होगी चांद की यात्रा। माएजावा ने बुक की अंतरिक्ष यान की सभी सीटें। जापान के अरबपति युसाकू माएजावा 8 लोगों को चंद्रमा की सैर कराएंगे। माएजावा ने उन 8 चालक दल के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है जो एलन मस्क के स्पेसएक्स रॉकेट में सवार होकर 2023 में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। चंद्रमा के लिए उड़ान भरने वाले इन 8 लोगों में बालवीर नामक धारावाहिक में काम करने वाले भारतीय अभिनेता देव जोशी और कोरियाई पॉप स्टार टीओपी भी शामिल होंगे। माएजावा की इस डियर मून परियोजना के लिए अमेरिकी डीजे स्टीव आओकी, फिल्म निर्माता ब्रैंडन हॉल और यूट्यूबर टिम डोड भी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटिश फोटोग्राफर करीम इलिया, चेक गणराज्य के कलाकार येमी एडी और आयरलैंड के फोटोग्राफर रियनॉन एडम भी क्रू सदस्य होंगे। वहीं अमेरिकी ओलंपिक खिलाड़ी कैटलीन फेरिंगटन और जापानी नृतक मियू को विकल्प के रूप में चुना गया है। फिलहाल स्पेसएक्स कंपनी रॉकेट का निर्माण कर रही है, जिसका काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस चंद्र मिशन को डियर मून नाम दिया गया है। बता दें कि जापानी कारोबारी माएजावा ने 2018 में अंतरिक्ष यान की सभी सीटें खरीदकर चांद की यात्रा की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने मार्च 2021 में आवेदन लेने शुरू किए थे। तो वहीं रूस ने एक बार फिर खार्किव के दक्षिणी इलाके में मिसाइल से हमला किया है। इस मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेहा सिनेगुबोव ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कोटलिरी निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं मिसाइल हमले से 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। आग बुझाने और निवासियों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड, बचाव दल और आपातकालीन कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला है। एरिजोना अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टन सिनेमा ने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ते हुए अपने राजनीतिक दल को निर्दलीय घोषित कर दिया है। जॉर्जिया में अमेरिकी सीनेट की दौड़ जीतने के कुछ ही दिनों बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सिनेमा ने पार्टी छोड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं वॉशिंगटन में टूटी हुई पक्षपातपूर्ण व्यवस्था से मेरी स्वतंत्रता की घोषणा करके पार्टी की राजनीति को अस्वीकार करने वाले एरिजोनिया की बढ़ती संख्या में शामिल हो गई हूं। वहीं सेनेटर क्रिस्टन सिनेमा ने कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ कॉक्स नहीं करेंगी। जापान के टोक्यो में 2+2 की बैठक का आयोजन हुआ,
जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं। वहीं बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने देश की रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां कई चुनौतियां हैं और अगर हमें देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना है तो हमें सामूहिक रूप से समझते हुए एक साथ और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को लेकर अब अमेरिका का भी सकारात्मक रुख दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि भारत केवल अमेरिका का सहयोगी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत होगा। व्हाइट हाउस एशिया के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैंपबेल ने कहा कि पिछले 20 साल में भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में न केवल तेजी आई है बल्कि रिश्ते भी बेहद मजबूत हुए हैं। कैंपबेल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध में चीन को लेकर चिंता के कारण नहीं बने हैं बल्कि हमारे समाजों के बीच महत्वपूर्ण तालमेल पर आधारित है। भारत की तुलना में अन्य किसी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में इतनी मजबूती नहीं देखने को मिली। कैंपबेल ने कहा कि अमेरिका को तकनीक और अन्य मुद्दों पर एक साथ काम करते हुए अपनी क्षमता का और भी ज्यादा निवेश करने और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अपनी अलग राजनीतिक पहचान है। भारत स्वतंत्र और ताकतवर राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है। वो एक और बड़ी ताकत बनेगा। लंदन में वेतन की मांग को लेकर रॉयल मेल कर्मचारियों ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया। कई कर्मचारी बस के सामने लेटकर विरोध करते हुए नजर आए। वहीं कुछ रॉयल मेल वर्कर्स चीयर करते नजर आए। संसद के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा भी हुए थे। ईरान में एक वीडियो ने हलचल पैदा कर दी है। इस वीडियो में भीड़ मेरे भाई को मारने वालों को मैं मार डालूंगा और तानाशाह को मौत के नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो 8 दिसंबर को जारी किया गया है। दरअसल गुरुवार को ईरान ने एक सुरक्षा गार्ड को चाकू मारकर घायल करने और सड़क पर यातायात बाधित करने के आरोप में फांसी दे दी थी, जिसके बाद ईरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। यूरोपियन यूनियन रूल ऑफ लॉ मिशन लागू होने के बाद कोसोवो इन दिनों 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कोसोवो के उत्तरी हिस्से में रहने वाले सर्ब खुद को सर्बिया का नागरिक मानते हैं, इसलिए वो इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर कोसोवो इन दिनों 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी हिस्से में रहने वाले सर्ब और दक्षिणी हिस्से में रहने वाले अल्बानियाई के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 8 दिसंबर को अशांत उत्तरी कोसोवो में उपद्रवियों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला भी किया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। शहर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से को जोड़ने वाले पुल पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नाटो के करीब 3700 शांति सैनिक तैनात किए गए हैं। कोसोवो बेलग्रेड और प्रिस्टिना के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र बना रहा है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जापान और इटली के साथ मिलकर लड़ाकू जेट बनाए जाने की जानकारी दी है। इस मौके पर सुनक ने कहा कि नया लड़ाकू जेट विकसित करने पर जापान और इटली के साथ एक नया सौदा देश को उभरते खतरों से सुरक्षित रखेगा। साथ ही ये साझेदारी हजारों नौकरियां पैदा करेगा। जापान और इटली के साथ साथ ब्रिटेन अपनी अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट परियोजनाओं को यूरोप और एशिया में फैली एक जबरदस्त साझेदारी में विलय कर रहा है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से परे जापान का पहला प्रमुख औद्योगिक रक्षा सहयोग है। And we're making an incredibly important announcement today. एलिकांटे में एक शिखर सम्मेलन में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने शुक्रवार को कहा है कि पूर्वी स्पेन और साथ ही दक्षिणी फ्रांस के बीच बनने वाली नई H2MED पाइपलाइन का इस्तेमाल विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन को शिप करने के लिए किया जाएगा। पाइपलाइन ऊर्जा के क्षेत्रों में पुर्तगाल और स्पेन की भूमिका को मजबूत करेगी। इस दौरान एंटोनियो के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेस के प्रधानमंत्री और साथ ही बता दें कि स्पेन की तरफ से आला अधिकारी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर साथ रहे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि पूर्वी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस को जोड़ने वाली हाइड्रोजन पाइपलाइन की लागत लगभग 2.5 बिलियन यूरो यानी कि 2.64 बिलियन डॉलर होगी। H2MED जो इस दशक के अंत तक काम करेगा, परिवहन में सक्षम होगा। 2030 तक यूरोपीय संघ में 10% हाइड्रोजन की खपत करीब 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष का अनुमान जताया है।